हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको पता है, हम यहाँ पे जो है वन दरोगा की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके यहाँ पे टॉपिक आते हैं, तो एनसीईआरटी बुक से हम इसको कवर कर रहे हैं। ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक की अभी हम 9th क्लास की यहाँ पे कवर कर रहे हैं, जिसमें कि हमने आपको 5-6 टॉपिक बता दिए हैं। और आज आपका जो अगला टॉपिक है वो आ जाता है आपका गुरुत्वाकर्षण। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। और मैं इसको पूरा चैप्टर आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो यहाँ से की पॉइंट है उससे ही उठा के आपको बताऊंगा। ठीक है, जिससे आपका समय भी ज़्यादा बर्बाद नहीं होगा, और जो मेन पॉइंट होंगे वो आप यहाँ से जो है मार्क करके आसानी से एग्ज़ाम में जो रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उसको टैकल कर पाओगे। तो चलते हैं यहाँ पे। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण में जो हम पढ़ने वाले हैं, इसमें आ जाएगा न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम होता है। इसमें प्लावन बल होता है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण, इसको डिस्कस करने वाले हैं हम यहाँ पे। और जो आपका भार होता है, ठीक है, भार अलग चीज़ होता है, और द्रव्यमान, तो भार यानी वेट। ठीक है, तो वो यहाँ पे वेट पढ़ने वाले हैं, मास पढ़ने वाले हैं। द्रव्यमान क्या होता है, वेट क्या होता है, तो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, ये सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। दाब वगैरह पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे आगे। देखिए, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है बेसिकली, अब एक गुण को के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई भी दो पिंड रखे हैं, ठीक है, दो पिंड हैं या कोई भी दो वस्तु है, तो वो दो वस्तु हमेशा एक दूसरे को आकर्षित अपनी ओर करती है। ठीक है, तो वो आकर्षण बल उनके बीच होता है। लेकिन जो है हमको पता इसलिए नहीं चलता। जैसे आपके सामने कोई भी दो वस्तु ले लो, अब आपके अगर आप रूम में हो तो अपने आसपास देख सकते हैं, कोई भी दो वस्तु है, तो वो जो है बेसिकली क्या करती है, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन वो आकर्षित इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि उन पे जो है नीचे से जो है यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे लगता है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल जब लगता है तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो है यहाँ पे ज़्यादा होता है, और जो आप पे जो यहाँ का ये आकर्षण बल लग रहा है उसका मान यहाँ पे कम होता है। तो बेसिकली इस कारण से ये यहाँ पे आपका आकर्षित नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम गुरुत्वाकर्षण बल पे। तो गुरुत्वाकर्षण बल बेसिकली हम उसको कहते हैं, जैसे आपकी ये पृथ्वी है, ठीक है, ये आपका धरातल हो गया है, पृथ्वी जो भी है, अर्थ मान लो इसको। ठीक है, तो ये आपकी अर्थ है। तो जो जिस बल से यानी कोई भी वस्तु है, उस वस्तु को जो है धरती अपनी केंद्र की ओर वहाँ पे खींचती है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, ठीक है, तो जो ये अर्थ है ये अपनी केंद्र की ओर या नीचे की ओर खींचती है। ठीक है, यहाँ इधर को बल लगाती है, तो नीचे की ओर बल लगाती है, जिसे पृथ्वी का क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, उसी को हम कहते हैं। पढ़ते हैं हम इसको, ठीक है, डिटेल से देखिए। देखिए, अब ये है, यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम किसी कोई एक पत्थर को बिना धक्का दिए फेंकते हैं, तो वो जो है पत्थर अपनी पृथ्वी की ओर त्वरित होता है, और जब धरती की तरफ त्वरित होता है तो पता चलता है कि कोई बल उस पत्थर पर लग रहा है। ठीक है, तो जैसे अगर आप यहाँ बिल्डिंग है, ठीक है, आप बिल्डिंग के यहाँ टॉप पे हैं, अगर आप कोई पत्थर हाथ पे रखेंगे और बिना धक्का दिए कुछ भी करे यहाँ पे छोड़ देंगे, तो पत्थर क्या होगा, नीचे आना शुरू कर देगा। और जो है यहाँ से आएगा तो पहले तो स्लो स्लो आएगा, लेकिन जैसे जैसे नीचे आएगा यहाँ पे उसकी स्पीड यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो स्पीड उसकी क्यों बढ़ती है, क्योंकि नीचे से आपका जो है गुरुत्वीय बल लग रहा है। ठीक है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। अब हो सकता है यहाँ पे जो प्रारंभिक स्थिति उसकी, यहाँ पे जो वेग था उसका यहाँ पे 0 था, फिर यहाँ से आएगा तो यहाँ पे अगर जब नीचे आएगा तो उसका यहाँ पे ए त्वरण मिल जाएगा। ठीक है, ग्रेविटी के कारण अगर ए त्वरण मिलेगा तो अंतिम वेग उसका वी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो इस प्रकार से जो है अंतिम वेग सबसे ज़्यादा होगा, और जो प्रारंभिक वेग यहाँ पे होगा वो सबसे कम यहाँ पे हो देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट आ जाता है आपका, वह बल किसी वस्तु को धरती की केंद्र की तरफ खींचता है। ठीक है, उसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया। अगला पॉइंट आता है, इसका मतलब है कि पत्थर भी धरती को आकर्षित करता है, यानी ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती है। ये यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आपका अगर एक पत्थर है, एक आपका ये पृथ्वी होगी, तो क्या होता है, पृथ्वी इसको आकर्षित करती है, और पृथ्वी तो इसको आकर्षित करती है पत्थर को, लेकिन पत्थर भी आपका जो है पृथ्वी को आकर्षित करता है। लेकिन क्या होता है, हमें वास्तव में पता नहीं लगता कि हाँ भाई पृथ्वी जो है इसको आकर्षित कर रही है, हमने देखा तो नहीं है क्योंकि, ठीक है, तो इसका प्रूफ ये है क्योंकि जो पृथ्वी का आकर्षण बल होता है वो आपका अधिक होता है, और जो आपका पत्थर का आकर्षण बल होता है वो कि जो पृथ्वी की मात्रा में बहुत न्यून रहता है, बहुत कम रहता है। तो इसलिए बेसिकली हमें यहाँ पे पता नहीं चलता है कि जो पृथ्वी द्वारा यहाँ पे जो पत्थर द्वारा यहाँ पे पृथ्वी पे बल लगाया जा रहा है। तो इस प्रकार से बेसिकली इसका मान यही है। अगला आता है पॉइंट, जो न्यूटन थे हमारे, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण नियम दिया था 1687 में। ठीक है, तो उन्होंने जो है 1687 में अपनी जो एक पुस्तक थी उन्होंने वो लॉन्च करी थी। तो उस टाइम पे उन्होंने बेसिकली उसमें ही जो है
यहाँ पे गति के नियम वहाँ पे दिए गए थे। उनकी पुस्तक का नाम जो था प्रिंसिपिया था, ठीक है, प्रिंसिपिया। ये भी अगर वैसे तो एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन आपको ये जो है जनरल नॉलेज के लिए यहाँ पे याद होना चाहिए कि जो न्यूटन की पुस्तक थी वो आपकी प्रिंसिपिया थी, जो कि आपकी 1687 में जो उन्होंने लिखी थी। तो उसमें ही बेसिकली उन्होंने न्यूटन ने गति वगैरह के नियम उस पुस्तक में लिखे थे। आगे आ जाता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है। तो न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, उनके अनुसार जो है दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल और का अनुक्रमानुपाती और उनके बीच जो है दूरी, उनके बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो न्यूटन के अनुसार क्या है, जो कोई भी यहाँ पे बल लग रहा है, ठीक है, एफ लग रहा है, तो वो आपका M1 M2 जो आपका M1 M2 है वो क्या है, M1 जैसे आपके दो पिंड है कोई भी, ठीक है। अगर दो पिंड है, जैसे आपका एक पृथ्वी होगी या एक आपका पत्थर हो गया, या आप कुछ भी मान सकते हैं, जो आपके दो पिंड है, अगर दोनों आकर्षण बल एक दूसरे पे लगा रहे हैं, तो यहाँ से ये केंद्र है इसका, ये इसका केंद्र है, ठीक है। तो यहाँ से जो आकर्षण बल लगाएंगे, अगर इसका मास जो कि द्रव्यमान M1 है, इसका मास M2 है, इनके बीच की दूरी जो है D है, ठीक है, D मान लो। तो D इनके बीच की अगर दूरी है, तो इस पर टोटल बल जो आपका लगेगा वो जो है इनके मास के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका प्रोपोर्शनल आ जाएगा। और जो अगला पॉइंट इन्होंने बताया था, इनके बीच की दूरी अगर d है तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल जो उसका बेसिकली यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो व्युत्क्रमानुपाती आपको पता है वो ऊपर से 1 आ जाता है, तो इसके दूरी का स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर इस फॉर्मूले को संयुक्त रूप से देखेंगे तो F इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा M1 M2, ठीक है, अपॉन D, ठीक है, D का स्क्वायर। अगर इसको फॉर्मूले को संयुक्त करें, अगर इस प्रोपोर्शन को हटाएंगे तो यहाँ पे जो है इसकी जगह एक नियतांक आता है, ठीक है। तो इसको अगर इस नियतांक यहाँ पे G कहलाता है, ठीक है। तो जो ये आपका बेसिकली G होता है, इसी को ही हम जो है गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। तो देखते हैं इस नियम की जो व्युत्पत्ति कैसे होती है। तो देखते हैं M1 और M2 आपके कोई दो द्रव्यमान है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, और उनके बीच की दूरी D है, और दोनों वस्तुओं के बीच जो है आकर्षण बल आपका F होता है। तो उसके बीच जो है द्रव्यमान, पहला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं आप, दो वस्तुओं के बीच जो बल लगता है उनके द्रव्यमानों का गुणनफल अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। F इज प्रोपोर्शनल टू M1 M2, ठीक है। M1 इस पहले का द्रव्यमान है, M2 दूसरे का द्रव्यमान है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट यहाँ से बनता है कि दो वस्तुओं के बीच बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी हो गई उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यहाँ पे हो गई। अगर इस फॉर्मूले को आप यहाँ से संयुक्त करते हैं तो यहाँ से आपका ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। आगे देखते हैं और फॉर्मूला आगे आता है आपका, ये देखिए यहाँ पे जो आपका F है, F की इकाई यानी फोर्स की इकाई आपकी होती है न्यूटन। उसके बाद M आपका द्रव्यमान की इकाई होगी kg, और D यानी दूरी की इकाई होगी आपकी मीटर, ठीक है। तो दूरी की इकाई आपकी मीटर होती है। तो इसलिए जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यानी अगर फोर्स की बात करें गुरुत्वाकर्षण बल की, तो आपका G इंटू M1 M2 अपॉन D स्क्वायर, यहाँ पे ये आ जाएगा। बेसिकली ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा, इसको आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन अगर बन जाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ से कितना होगा, अगर F यहाँ पे हो सकता है F का मान दिया हो, आपको G निकालना हो, यानी हो सकता है आपको G का मान निकालना हो, ये पूरा दिया हो, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है क्वेश्चन में एग्जाम में आपका बन सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो है G जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपका G जो होता है वो सब जगह यूनिवर्सल है, ठीक है। तो यूनिवर्सल बोल सकते हैं, ये पूरे ब्रह्मांड में जो है G का मान जो है सार्वत्रिक नियत रहता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है G का मान आपका सभी जगह नियत रहता है। अगला पॉइंट आ जाता है कि इसका मान जो है आपका 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसका जो है मान आ गया आपका 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका
जो है यहाँ पे जी का मान आ गया और ये इसकी यूनिट आ गई, ठीक है। तो इसकी यूनिट जो है बेसिकली इस प्रकार से निकलती है, जैसा आप मानते, जैसे ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले में रख देंगे अगर m1 m2 आपका द्रव्यमान है, ठीक है। तो m1 m2 अगर आपका द्रव्यमान है तो मास की जो यूनिट होती है वो केजी होती है, ठीक है। केजी इंटू केजी आपका स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, अगर आपका डी स्क्वायर आता है तो डी बेसिकली आपका ये क्या होता है, डी यानी दूरी, तो दूरी का मात्रक आपका मीटर है, तो यहाँ पे आ जाएगा केजी स्क्वायर, यहाँ पे मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और आपका यहाँ पे न्यूटन है, तो बेसिकली आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर यहाँ पे जो ये यहाँ से निकल जाएगा। आगे आता है जी का सार्वत्रिक स्थिरांक होता है, क्योंकि इसका मान जो है मध्यवर्ती माध्यम प्रकृति या तापमान किसी भी पर जो है निर्भर नहीं करता है। तो जो जी आपका, पहले तो आपका पॉइंट आप आ गया यहाँ से, जी आपका सार्वत्रिक नियतांक है और जो यह है यह किसी भी कंडीशन पर जो है निर्भर नहीं करता है, ठीक है। चाहे आपका जैसे पृथ्वी होती है आपकी, तो ये दक्षिणी, ये आपका उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव। तो जो अगर आगे पढ़ने वाले हैं हम स्मॉल जी, ठीक है, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो जो है यहाँ पे बढ़ जाता है ध्रुवों पर और जो है पृथ्वी के बीचों बीच यहाँ पे कम रहता है। लेकिन जो सार्वत्रिक नियतांक होता है ये जो है हर जगह यहाँ पे इक्वल रहता है, ठीक है। हर जगह जो है एक समान रहता है, चाहे वहाँ पे ताप शून्य हो, चाहे माइनस में हो, चाहे आपका प्लस में हो, लेकिन ताप दाब, तो इस प्रकार से यह जो है जी के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। चलते हैं आगे। तो आगे आता है आपका न्यूटन के गति का जो है तीसरा नियम और गुरुत्वाकर्षण के नियम के संबंध में। तो देखिए जो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है उसके अनुसार किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसी के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में बल लगता है, ठीक है, जैसे कि हमने ये पहले भी पढ़ा है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार जो है हर एक वस्तु जो है इस ब्रह्मांड से हर दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है। स्वतंत्र रूप से गिरा पत्थर और धरती एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पृथ्वी को अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन न्यूटन के गति का तृतीय नियम के अनुसार पत्थर द्वारा भी पृथ्वी पर अपनी ओर खींचा जाना चाहिए, ठीक है। तो जो बेसिकली आपका मैंने बताया था आपको, एक पत्थर है एक पृथ्वी है, ठीक है। अगर ये दोनों अपनी ओर आकर्षित करते हैं लेकिन यह भी अपने बल लगाता है, यह भी बल लगाता है, लेकिन जो अगर पत्थर भी पृथ्वी को अपनी तरफ खींचता है तो पत्थर द्वारा फोर्स कितना लगना चाहिए, F=ma, ठीक है। जो मास है, ठीक है, मास पत्थर का कम रहता है और जो त्वरण यहाँ पे, ठीक है, ये भी कम रहता है, लेकिन जो पृथ्वी का मास होता है आपका बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए जो है इस द्रव्यमान का यहाँ पे प्रयोग होता है। अगला आता है पत्थर का द्रव्यमान कम होने के कारण उसके वेग में जो है 9.8 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे होता है, ठीक है। तो पत्थर का अगर आपका द्रव्यमान कम होता है तो उसके वेग में जो त्वरण कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन पृथ्वी का द्रव्यमान अधिक होने के कारण उसका त्वरण जो है यहाँ पे देख सकते हैं, पृथ्वी का द्रव्यमान अधिक है लेकिन उसका त्वरण यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.65 10⁻⁻24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे इसका त्वरण हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बेसिकली ये आपको याद रखना है, इतना कम होता है कि अनुभव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पे जो है पत्थर द्वारा बहुत ही कम बल यहाँ पे लगाया जाएगा पृथ्वी पे, तो इसलिए जो कि हमको अनुभव नहीं होता है, तो इसलिए हमको पता नहीं लगता है कि पत्थर भी जो है पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अगला आता है गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम के महत्व। तो जो आपका बेसिकली जी है, बड़ा वाला कैपिटल जी, तो इसके जो महत्व है वो क्या है। पहला आ गया हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है, ठीक है। तो पृथ्वी से यह हमें बांधे रखता है, यानी पृथ्वी पर जो आप चलते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से वह बांधे रखता है। दूसरा आ गया पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ठीक है। तो पृथ्वी, ये आपका पृथ्वी है, ठीक है, तो ये आपका चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर गति करता है, तो इससे जो है बेसिकली ये बांधे यहाँ पे रखता है। अगला आता है सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। तो जो आपका सूर्य है, सूर्य के चारों ओर ग्रह आपकी गति करते हैं, तो बेसिकली इसमें जो है जी गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक होता है उसका यहाँ पे प्रयोग देखने को मिलता है। अगला आता है चंद्रमा और सूर्य का के कारण ज्वार भाटा जो आते हैं उस टाइम भी जो है यहाँ पे जी का महत्व आता है। अगला आता है मुक्त पतन। तो मुक्त पतन बेसिकली उसे कहते हैं जब किसी वस्तु को जो है ऊपर की ओर फेंका जाता है और एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचकर वो जो है नीचे गिरना आरंभ कर देते हैं, क्योंकि उस पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित होता है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे कोई पत्थर है, ठीक है, आपने यहाँ से फेंका, वो इस दूरी तक जाएगा, उसके बाद यहाँ से आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो एक समय बाद वो क्या होगा, नीचे आ जाएगा। अगर आप यहाँ से फेंकेंगे तो यहाँ पे प्रारंभिक में उसका वेग जो है क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा, और अगर वो अंत में जाएगा तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होगी, और एक समय यहाँ पे ऐसा आएगा कि उसकी स्पीड यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आपकी स्पीड 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका जो है अंतिम वेग यहाँ पे 0 हो जाएगा। और नीचे आते टाइम देखें
तो नीचे आते टाइम इसका प्रारंभिक वेग u 0 रहेगा और v आपका जो है बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हम देख सकते हैं। अगला आता है आपका मुक्त पतनी पे है। ठीक है, तो इसमें जो बेसिकली आप किसी वस्तु का पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव के पतन यानी मुक्त पतन कहलाता है। ठीक है, तो जो कोई भी वस्तु है अगर पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण वह अगर गिर रही है तो वह आपका बेसिकली मुक्त पतन कहलाएगा। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो है आपका देखिए, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु के वेग में परिवर्तन या त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो जो आपका पृथ्वी का गुरुत्वीय बल होता है उसके कारण जो है वस्तु के वेग में आपका परिवर्तन होता है, जिसे कि आप बड़े जी कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। और इसका मात्रक वही है जो त्वरण का मात्रक है। ठीक है, तो त्वरण का मात्रक आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो जो बड़े जी का मात्रक है वो भी आपका यही हो जाएगा। आगे देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण और पृथ्वी पर उसका नाम। ठीक है, तो देखो स्वतंत्र रूप से अगर गिरती हुई वस्तुओं को पृथ्वी के जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यहाँ पे उत्पन्न त्वरण जो है गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तुओं में जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण, यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है। पृथ्वी के जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण आपका बेसिकली यह गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। और इसे जो है स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो जो आपको गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं तथा इसकी दिशा सदैव पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। ठीक है, तो जो आपका गुरुत्वीय त्वरण होगा उसकी दिशा हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होगा। तो इसलिए यह आप कह सकते हैं कि जो आपका स्मॉल जी है ये आपका सदिश राशि है। ठीक है, इसमें आपकी दिशा भी है और इसमें आपका जो है परिमाण भी यहाँ पे उपलब्ध है, तो इसलिए यह आपका सदिश राशि हो जाएगा। अगला आता है पृथ्वी की सतह पर जी का मान। ठीक है, तो जो आपकी पृथ्वी की सतह होगी उस पर बेसिकली जी का मान क्या हो सकता है। तो पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर लगने वाला बल, तो अगर पृथ्वी है, पृथ्वी द्वारा अगर किसी पिंड पर बल लगेगा तो वो क्या आ जाएगा, पहले तो आपका यहाँ पे आ जाएगा बड़ा जी। ठीक है, जो आपका फॉर्मूला में निकला था ME यानी मास ऑफ अर्थ, दूसरा आपका मास जो दूसरे पिंड का मास है अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, रेडियस ऑफ जो है पृथ्वी की यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ ME पृथ्वी का द्रव्यमान, M पिंड का द्रव्यमान है, R पृथ्वी की त्रिज्या और F जो है बल लगने के कारण उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण होगा, तो F इक्वल टू mg यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो F फोर्स M इंटू जी हो जाएगा। ठीक है, तो mg का अगर इस समीकरण में रखेंगे तो यहाँ से जो आपका आ जाता है GME अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बाद इसको आगे अगर सॉल्व करते हैं तो इस प्रकार से ये आपका आ जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेसिकली आपको यही याद रखना है, जो स्मॉल जी होता है इसका मान आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे होता है। अगला पॉइंट आता है गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय स्थिरांक में संबंध। गुरुत्वीय त्वरण जी व गुरुत्वीय स्थिरांक। ठीक है, तो जो आपका बेसिकली स्मॉल जी और कैपिटल जी में आपका संबंध आ जाएगा, तो जो गुरुत्वीय त्वरण इक्वल टू हो जाएगा GME यानी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो इस प्रकार से आपका ये यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इस पर मार्क कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय स्थिरांक। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर आप यहाँ से देखने वाले हैं। तो जो आपका गुरुत्वीय त्वरण है इसका मान जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, ये मैंने आपको बताया है। इसका मात्रक जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और यह एक सदिश राशि है। ये भी यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है कि गुरुत्वीय त्वरण कैसी राशि है। ठीक है, तो हम उसको बेसिकली अदिश राशि करते हैं, हमको यहाँ पे पता नहीं रहता है, लेकिन अभी हमको पता चल गया है कि ये आपकी बेसिकली सदिश राशि है। गुरुत्वीय स्थिरांक आ जाएगा, इसका मान जो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होती है। ये भी हमने आपको बताया था, इसका मान सदैव स्थिर रहता है। ठीक है, और इसका मात्रक जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। यह एक आपका अदिश राशि है, जो कि जी का मान अगर सभी जगह सर्वत्र अगर समान है तो हम बेसिकली इसमें दिशा नहीं होती है। ठीक है, परिमाण तो होगा लेकिन दिशा नहीं होगी, तो इसलिए यह आपका अदिश राशि कहलाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका, यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाता है कि 150 ग्राम और 500 ग्राम के पत्थर को एक मीनार की चोटी से गिराया जाए तो कौन सा पत्थर जो है पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचेगा। तो जैसे कि आपको पता है
कि जो है हल्की वस्तु की अपेक्षा जो है भारी वस्तु जल्दी पहुंचती है। इसलिए पहुंचती है क्योंकि आपका जो है, अगर यहाँ पे फोर्स की बात करें, ठीक है, तो फोर्स आपका बेसिकली m/a यानी मास पर आपका बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर मान लें इसका त्वरण आपका 9.8 ही है और आप एक किलो की वस्तु फेंक रहे, तो यह 9.8 जो है यहाँ पे टाइम में यहाँ पे पहुंची, ठीक है। और अगली अगर आप 10 kg की जो है वस्तु यहाँ से फेंकेंगे तो 9.8 ये आपका जो है बेसिकली 98 टाइम में यहाँ पे पहुंचेगी। तो बेसिकली आपका जो है अगर भार अधिक होगा तो जो है उस वस्तु पर जो है बल अधिक लगेगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगला जाएगा, एक ही ऊंचाई से गिराए जाने पर भिन्न भिन्न जो द्रव्यमान के पिंड होते हैं एक ही साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे क्योंकि पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड का त्वरण उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो अगर बेसिकली अगर आपको कोई पिंड यहाँ पे गिराना है, ठीक है, तो क्या होगा, यह आपको गैलीलियो ने बताया था। अब बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, अगर आप कोई भी भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तु को फेंकेंगे तो दोनों क्या होंगे, एक ही समय पर आएंगे, क्योंकि जो यहाँ पे होता है यहाँ पे मास आपका जो है डिपेंड नहीं करता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। गुरुत्वाकर्षण का नियम इसकी जो है यहाँ पे पुष्टि करता है। अगला जाता है मास द्रव्यमान का। अगर m द्रव्यमान का कोई पिंड है वो पृथ्वी की केंद्र से जो है d दूरी से गिराया जाए तो पृथ्वी द्वारा लगने वाला बल कितना होगा, तो पृथ्वी द्वारा बेसिकली आपका ये बल यहाँ पे लगेगा। ये आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। चलते हैं आगे। तो देखिए पत्थर द्वारा जो बल लगेगा वो आपका F/m में लगेगा, ठीक है, यानी मास हो गया और द्रव्यमान हो गया। तो इसका मान समीकरण में लगते हैं। तो बेसिकली आपका ये यहाँ पे आंसर यहाँ पे ये आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। आगे देख सकते हैं नीचे की ओर गिरती हुई वस्तु जो ऊपर से फेंकी जाती है, तो वस्तु के लिए जो गति के समीकरण होते हैं बेसिकली, तो गति के समीकरण ये भी मैंने आपको करा रखे हैं। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो यार देख सकते हो, वहाँ पे जो है मैंने काफ़ी अच्छे से आपको बताया है। तो v = u + gt यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है अगर 1 सेकेंड की बात करें तो 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगा, तो आपका यहाँ पे ये आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे आप संबंध इस प्रकार से देख सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, द्रव्यमान तथा भार, ठीक है। अब डिस्कस करने वाले हैं कि द्रव्यमान किसे कहते हैं और आपका भार किसके कहते हैं। तो देखो यार, जो आपका द्रव्यमान होता है किसी वस्तु में निहित पदार्थ का परिणाम जो है आपका परिमाण जो है द्रव्यमान कहलाता है, ठीक है। तो बेसिकली आप कहेंगे जो परिमाण होता है वही आपका क्या है, द्रव्यमान है। यहाँ पे ये आपका प्रूव होता है। तो किसी वस्तु में जो निहित पदार्थ का परिमाण होगा वो आपका द्रव्यमान कहलाएगा, और किसी वस्तु के जड़त्व की माप जो आपकी द्रव्यमान कहलाएगी, ठीक है। एक और पॉइंट यहाँ से बनता है, जो जड़त्व की माप होती है वह आपका जो है द्रव्यमान यहाँ पे कहलाता है, और यह एक अदिश राशि है, ठीक है। तो द्रव्यमान आपकी एक अदिश राशि है। इसका सिर्फ परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है, और इसका SI मात्रक आपका किलोग्राम होता है। तो जो आपका द्रव्यमान, यहाँ से द्रव्यमान के बारे में आपको 4 पॉइंट यहाँ पे मिल गए बेसिकली। पहला आता है कि जो द्रव्यमान में होता है वो आपका परिमाण होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ से आपका बन जाएगा कि ये आपकी जो द्रव्यमान होती है वो जड़त्व की माप कहलाती है। तीसरा पॉइंट आप यहाँ से नोट करने वाले हैं कि जो यह एक अदिश राशि आपकी है, ठीक है, और इसका जो है SI मात्रक वो यहाँ से kg होता है, ठीक है। तो ये तो आपको पता है kg, लेकिन आपको ये बेसिकली पॉइंट आपको यहाँ से लिखने हैं। और द्रव्यमान को यहाँ पे m से डिनोट किया जाता है, यानी m से दर्शाया जाता है। अब देखिए किसी स्थान पर जो है द्रव्यमान किसी वस्तु का जो है शून्य नहीं होता है। तो कोई भी स्थान है, अगर पृथ्वी का कोई भी कोना है तो उसका द्रव्यमान चाहे दक्षिणी ध्रुव हो गया, उत्तरी ध्रुव हो गया, आपका पृथ्वी पे कहीं भी हो गया, चांद के बाहर, पृथ्वी के बाहर हो गया कहीं भी, तो उसका द्रव्यमान क्या है, शून्य नहीं होगा, ठीक है। तो द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान आपका कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर चलते हैं आगे भार पे, तो भार को जानते हैं क्या होता है। इसके बाद आप कभी भी द्रव्यमान और भार को कभी भी एक चीज़ नहीं बोलोगे। कई लोग होते हैं द्रव्यमान और भार को एक चीज़ बोलते हैं, लेकिन द्रव्यमान अलग चीज़ है और भार यहाँ पे आपका अलग चीज़ होती है। तो देखिए जो आपका भार होता है, किसी वस्तु का भार जो है वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित खींचती है। तो भार बेसिकली वह होता है जो पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। तो पहला पॉइंट आपको यहाँ लिख देना है कि जो भार होता है
पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है उसे ही हम जो है भार कहते हैं। ठीक है, तो बल का फॉर्मूला आता है आपका द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, यानी F=ma। और पृथ्वी का गुरुत्वीय बल के कारण गुरुत्वीय त्वरण जो है जी है। ठीक है, तो जो आपका गुरुत्वीय बल होता है आपका जी, उसके कारण ही आपका जो जी होता है। ठीक है, तो अगर त्वरण की बात करें यहाँ पे तो F= अगर आपका ma हो सकता है तो F=m इंटू जी भी हो सकता है। ठीक है, जो जी आपका गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पे होता है। तो आगे देखिए, लेकिन पृथ्वी द्वारा आरोपित जो भार होता है, आरोपित बल आपका भार कहलाता है, इसे जो है W से प्रदर्शित करते हैं। तो W यहाँ पे mg आ जाएगा। ठीक है, W mg, और जो पिछले देखा था या वो ma देखा था हमने वहाँ पे। तो बेसिकली भार जो है आपका एक बल है और इसका मात्रक आपका न्यूटन होता है। तो भार का मात्रक न्यूटन होगा और जो आपका बल होगा, ठीक है, भार एक बल है और उसका जो है SI मात्रक यहाँ पे न्यूटन होता है। अगला आता है आपका जो है 1 kg भार को परिभाषित कीजिए। ये भी कई बार क्वेश्चन बनता है कि 1 kg भार किसको कहते हैं, वो इसका न्यूटन के से क्या संबंध है, यानी किस प्रकार से हम यहाँ पे संबंध बना सकते हैं। तो हो सकता है जो जो आपका भार होता है W, वो आपका m इंटू जी के बराबर होता है। m आपका हो गया मास और g हो गया आपका गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो m अगर आपका 1 kg है, यानी 1 kg भार को हमने वो करना है, तो आपका m की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी और जो आपका जी गुरुत्वीय त्वरण है वो आपका 9.8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 9.8। अगर इस मास की बात करें तो जो आपका मास की जो है यूनिट है वो मास की यूनिट आपकी केजी है। ठीक है, तो केजी आएगी। और आप अगर आपकी जी की बात करें तो जो आपका गुरुत्वीय त्वरण है उसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो बेसिकली यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 9.8, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, देखिए 9.8 आ जाएगा आपका। उसके बाद केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ठीक है, तो आप बेसिकली कह सकते हैं न्यूटन इक्वल टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेसिकली आप यहाँ पे ये फॉर्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो पृथ्वी का गुरुत्वीय बल होता है वो 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगता है और 1 किलो भार कहलाता है। ठीक है, तो जो कि 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। तो यहाँ से आपको ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं द्रव्यमान और भार। तो देखिए, जो आपका द्रव्यमान होता है किसी वस्तु में निहित कुल द्रव्य की मात्रा यहाँ पे वस्तु का द्रव्यमान होती है। जो द्रव्य की मात्रा होती है वो आपका द्रव्यमान कहलाती है। लेकिन अगर भार की बात करें तो पृथ्वी जो है किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर जिस बल से खींचती है वो आपका जो है भार कहलाता है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है इसमें कि किसी वस्तु के द्रव्यमान की माप जो है हम वस्तु के जड़त्व की माप से करते हैं। तो द्रव्यमान के आप बेसिकली आप माप जो है जड़त्व की माप से कर सकते हैं, लेकिन भार की माप अगर आपको माप करनी है तो वस्तु का द्रव्यमान चाहिए होगा और गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पे चाहिए होगा। अगला आता है किसी वस्तु का द्रव्यमान सर्वत्र समान रहता है। अगर द्रव्यमान की बात करें, मास की बात करें तो सब जगह समान रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऊपर चाहे नीचे कहीं भी आपका दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव पे समान रहता है। और अगर भार की बात करें तो जो है भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न रहता है। जैसे कि मैंने भार की बात की थी आपको, जो है दक्षिणी ध्रुव, और अगर स्मॉल जी की बात करें गुरुत्वीय त्वरण की, तो ये आपका जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है लेकिन पृथ्वी के सेंटर में आपका कम होता है। तो इसी प्रकार से अगर भार की बात करें तो भार आपका जो है बेसिकली गुरुत्वीय त्वरण पे जो है निर्भर होता है। तो इसलिए जो है यहाँ पे इसका भार जो है अलग अलग स्थानों पर भार जो है अलग अलग होता है। द्रव्यमान का माप जो है भौतिक तुला से करते हैं, लेकिन भार का माप आपका कमानीदार तुला से यहाँ पे करते हैं। आगे आ जाता है आपका यह एक सदिश राशि है। तो भार आपका बेसिकली भार है आपका अदिश राशि नहीं, द्रव्यमान आपका जो है अदिश राशि है। ठीक है, द्रव्यमान अदिश राशि इसलिए है क्योंकि द्रव्यमान में आपका परिमाण तो है लेकिन दिशा नहीं है, और भार आपका सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा भी है और परिमाण भी यहाँ पे उपलब्ध होता है। अगला आ जाता है किसी स्थान पर जी का मान जो है शून्य होने पर भी द्रव्यमान का परिमाण नहीं बदलता है। तो कोई भी स्थान है अगर जी का मान शून्य होता है, यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान अगर शून्य होता है तो इसके मास में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर वहीं पर भार की बात करते हैं तो भार जो है आपका जी शून्य हो जाएगा, तो भार आपका वस्तु का शून्य हो जाएगा। आगे आता है आपका जी को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए, जो जी को प्रभावित करते हैं बेसिकली, पृथ्वी एक पूर्ण गोला तो नहीं है लेकिन पृथ्वी की त्रिज्या जो है ध्रुवों के विषुवत वृत्त की ओर जाने पर बढ़ती है। तो जी का मान जो है आपका स्मॉल जी का मान वो है
ठीक है। तो ध्रुवों पर जो है जी का मान अधिक होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव, तो यहाँ पे आपका बेसिकली जी का मान ज़्यादा होता है। अधिकांश गणनाओं में जो है पृथ्वी के पृष्ठ पर या जी का मान जो है लगभग यहाँ पे स्थिर मान सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली स्थिर माना जाता है जी का मान। पृथ्वी से दूर की वस्तुओं के लिए पृथ्वी के गुरुत्वीय बल का कारण यहाँ पे जो है समीकरण यहाँ पे ये वाला हो जाता है। ठीक है, तो अगर बात करें पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण अगर त्वरण समीकरण निकालें तो आपका ये यहाँ पे आ जाएगा G=gm/d²। तो यहाँ से आपके आगे ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर आपको करने हैं तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं चंद्रमा पर भार। ठीक है, तो जो आपका चंद्रमा पर भार होता है वो आपका पृथ्वी के भार का जो है 1/6 गुना होता है। यानी आपका अगर चंद्रमा पर किसी चीज़ का भार 1 है तो पृथ्वी में उसका भार 6 हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ तो अगर पृथ्वी में आपका भार 60 kg है तो जो आपका चंद्रमा पर आपका भार आएगा वो आएगा 1/6 × 60। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है 10 kg भार होगा। तो जो है अगर पृथ्वी में जो आपका भार होगा चंद्रमा पर आपका भार वह भार जो है 1/6 गुना होता है, यानी 1/6 होता है उसका। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मान सकते हैं कि अगर वस्तु का द्रव्यमान m है तो और उस पर जो है भार वह बल जो है पृथ्वी उसे अपनी ओर खींचती है, तो वह आपका बल कितना होगा। तो पृथ्वी अगर चंद्रमा को अपनी ओर खींचेगी तो उसका बल बेसिकली यहाँ पे इतना होगा। उसके बाद m आ जाएगा आपका पृथ्वी का द्रव्यमान, ई मतलब अर्थ, और आर हो गया आपकी पृथ्वी की त्रिज्या, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो चंद्रमा पर जो है वस्तु का भार आपका इतना हो जाएगा, यहाँ से आपका ये आ जाएगा। और अगर mm की बात करें, चंद्रमा का द्रव्यमान हो गया, चंद्रमा का की त्रिज्या होगी, तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मोस्टली आपको यहाँ पे ये याद रखना है, जो चंद्रमा होते हैं चंद्रमा पर जो है वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना है, यानी 1/6 है। ठीक है, इस तरह से यहाँ आपको याद रखना है। और जो द्रव्यमान होता है पृथ्वी पर वस्तु के द्रव्यमान के बराबर ही होगा। जैसे मैंने आपको बताया था द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग चीज़ है। तो अगर द्रव्यमान पृथ्वी पर 10 है तो वहाँ भी 10 ही होगा, लेकिन अगर यहाँ मास की बात, अगर आपका भार की बात करते हैं तो भार बेसिकली आपका अलग अलग होता है। आगे चलते हैं, अंतरिक्ष में फेंकी गई वस्तु लगातार जो है पृथ्वी के चारों ओर किस प्रकार घूमती है। तो देखिए दोस्तों, जो अंतरिक्ष में अगर कोई वस्तु फेंकी जाती है तो वो पृथ्वी के चारों ओर किस प्रकार से घूमती है। तो देखते हैं, किसी वस्तु को जो है पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने पर जो है बाध्य किया जा सकता है, लेकिन हम जानते हैं कि जैसे जैसे वस्तु की आरंभिक चाल बढ़ती है वैसे ही वस्तु भी पृथ्वी की सतह के साथ अपेक्षित अधिक वक्र हो जाती है। ठीक है, तो जैसे अगर कोई वस्तु है, अगर पृथ्वी से जितनी दूर जाएगी तो वह उसके सापेक्ष यहाँ पे वक्राकार घूमती रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे घूमती रहेगी वो। ठीक है, यहाँ अंदर नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि आपका जो जी का मान यहाँ पे आपका बहुत कम हो जाएगा, तो इसलिए वह आपका जो है पृथ्वी की ओर आकर्षित नहीं हो पाएगी। तो उसी प्रकार से पृथ्वी अगर गोलाकार सतह है तो इस कारण जो है उसकी सतह तक आने के लिए और अधिक दूरी यहाँ पे तय करनी पड़ती है, कोई पिंड अगर बाहर से आएगा। और यदि आरंभिक चाल का मान एक निश्चित मान से अधिक कर दिया जाएगा तो आपका जो है वस्तु लगातार गिरती जाएगी, लेकिन पृथ्वी की सतह तक कभी नहीं पहुंचेगी, और ऐसी वस्तु लगातार पृथ्वी के चारों ओर घूमती रहती। तो बेसिकली आपको यह है, अगर कोई पिंड यहाँ से आपको, ठीक है, जो जैसे आपको कोई उपग्रह यहाँ से लॉन्च करना है तो आपको ये अंतरिक्ष में भेजना है, यानी पृथ्वी से बाहर भेजना है। तो अगर आप पृथ्वी से बाहर भेजोगे, अगर आप एक निश्चित वेग से भेजोगे तो क्या होगा। अगर निश्चित वेग से भेजोगे तो एक समय बाद, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी चीज़ अगर हम ऊपर फेंकेंगे तो एक समय बाद उसका वेग यहाँ पे 0 हो जाएगा और उसके बाद जो है वहाँ वो वापस आ जाएगी। लेकिन अगर हमें इसे पृथ्वी के बाहर भेजना है तो इसका वेग इतना ज़्यादा करना पड़ेगा कि जो पृथ्वी से इस पे बल लग रहा है उसका जो है यहाँ पे इस पे कोई असर ना हो। ठीक है, यानी असर जो है बहुत कम यहाँ पे हो। ठीक है, जो कि आपका न्यून के बराबर यानी ना के बराबर यहाँ पे असर हो। लेकिन अगर आप इतना ही यहाँ पे अधिक बल से ऊपर को फेंकेंगे कोई पिंड तो आपका वो अंतरिक्ष में चले जाएगा। ठीक है, और जितना दूर जाएगा है वो उस पर जो है बल उतना कम लगेगा। ठीक है, तो वो आपका जो है अंतरिक्ष में काफ़ी दूर पहुंच जाता है, इसलिए उस पर जो है बल यहाँ पे कम लगता है। और इस कारण जो है कोई भी वस्तु हम अगर अंतरिक्ष में भेजते हैं तो इसलिए वो पृथ्वी के चारों ओर यहाँ पे चक्कर लगाती रहती है। ठीक है, तो वो बेसिकली यहाँ से तो चली गई, लेकिन आपका धीरे धीरे इतनी दूर पहुँच गई कि बल का मान इतना कम होता है कि वो इससे बंधित हो रहती है। ठीक है, इस बल के
बल पे तो आने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पृथ्वी की सतह पर आ नहीं पाती है, ठीक है। तो ये आपका जो बेसिकली यहाँ पे चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये टॉपिक यहाँ से क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं प्रणोद तथा दाब। तो देखिए बेसिकली प्रणोद किसको कहते हैं और दाब किसको कहेंगे। तो देखिए जो प्रणोद होता है आपका, प्रणोद जो है किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाला बल आपका प्रणोद कहलाता है, ठीक है। तो कोई वस्तु है आपकी, उसकी सतह ये है, ठीक है, तो उसके लंबवत जो लगता है बल, सतह ये होगी और इसके लंबवत लंबवत ये हो गया, तो इस पर जो बल लगता है वो आपका प्रणोद यानी दाब कहलाता है, ठीक है। अगला आता है दाब किसे कहते हैं। तो दाब आ गया आपका प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद दाब कहलाता है, ठीक है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये सतह है, ये आपकी लंबवत है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल, अगर इस एक पर्टिकुलर क्षेत्रफल की बात करें तो इस पर जो भी आपका जो है बल लगेगा उसको क्या कहेंगे, दाब कहेंगे। अगला आ जाता है दाब का मात्रक। तो देखिए जो दाब का एसआई मात्रक होता है वो आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे होता है। तो बल का दाब का जो एसआई मात्रक होता है वह आपका ये होता है। और अगर एसआई मात्रक की बात करें तो दाब का मात्रक यहाँ पे बेसिकली पास्कल आपका होता है, ठीक है। तो दाब का मात्रक आपका पास्कल हो गया। और अगर मैं आपको इसी में अगर आपको ताप की बात करूँ तो ताप का मात्रक होता है वो आपका क्या होता है, केल्विन होता है, ठीक है। और अगर इसी में मैं एक टर्म और पूछूँ आपको, विद्युत धारा की बात करूँ तो जो आपका विद्युत धारा होता है उसका मात्रक आपका एम्पियर होता है। और समय का मात्रक आपका मैंने पहले ही बता रखा है, सेकेंड होता है। द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, ठीक है। और जो आपकी लंबाई है इसका मात्रक मीटर होता है। तो इस प्रकार से जो है कई मात्रक यहाँ पे दिखाई दी, मैंने आपको बता दिए। और जो ताप का मात्रक है वो आपका डिग्री सेंटीग्रेड भी यहाँ पे होता है। कई बार जो है हमको डिग्री सेंटीग्रेड के, तो जिस टाइप से आपको देखने को मिलेगा उस टाइप से आपको यहाँ पे आंसर लगाना है। अगला आता है दाब को प्रभावित करने वाले कारक। तो जो आपका दाब होता है उसको जो है एक तो उस पर लगाया गया बल प्रभावित करता है, दूसरा आपका सतह का क्षेत्रफल वहाँ पे प्रभावित करता है। तो उसके उदाहरण यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऊंचे भवन होते हैं उनकी जो है नींव यहाँ पे चौड़ी बनाई जाती है ताकि भवन का भार आपका अधिक क्षेत्रफल लगे और दाब कम पड़े। अगला आता है एक पतली और मजबूत डोरी से बने जो है पट्टे वाले बैग को ले जाने के लिए यहाँ पे चौड़े पट्टे वाले बैग को यहाँ पे कठिन और जो है यहाँ पे कष्टप्रद होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी द्रव जो है गैसें तरल होती है, ये सभी दिशाओं में दाब लगाती है। अगला आप आ जाता है आपका यहाँ से टॉपिक उत्प्लावन। तो देखिए उत्प्लावन बेसिकली वो होता है जब कोई वस्तु जो है तरल में डुबोई जाती है और वस्तु का भार जो है गुरुत्वीय बल के कारण होता है, जो वस्तु नीचे की ओर तरल पर बल ऊपर की ओर लगाती है। तो बेसिकली होता क्या है, अगर कोई वस्तु है, ठीक है, और उसको अगर पानी में डुबाया जाए तो क्या होता है, तो वस्तु तो नीचे की ओर बल लगाएगी लेकिन पानी क्या करता है उस पर ऊपर की ओर बल लगाता है, ठीक है। तो जैसे आप कभी समुद्र में गए होंगे तो समुद्र में आप देखना, अगर आप कभी नहाए होंगे वहाँ पे तो क्या होता है, पानी आपको ऊपर की ओर धक्का देता है, ठीक है। और आप अगर नीचे की ओर जाने की कोशिश करते हो तो पानी ऊपर की ओर धक्का देता है। इस कारण क्या करता है, आपको यहाँ पे हल्का महसूस होता है। तो ये बेसिकली इसलिए होता है आपका क्योंकि जो पानी का घनत्व होता है, तो पानी के घनत्व के कारण यहाँ पे बेसिकली यह आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं उत्प्लावन बल जो है, अगर उत्प्लावन बल की बात करें तो यह भी आपको सदा ऊपर की ओर यहाँ पे आरोपित होता है। तो उत्प्लावन बल अगर आ जाएगा आपको कि कहाँ पे कैसे लगता है, तो ये आपका पानी में लगता है। अगर कोई किसी पिंड की बात करूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, अगर आपका कोई पिंड ये रखा है, इसको अगर पानी में डुबाया जाता है, ठीक है, अगर इतना पानी यहाँ पे रखा गया है, इसको अगर पानी में डुबोते हैं, अगर यहाँ से जितना पानी इससे बाहर आएगा, ठीक है, और जितना ये डूबेगा, यानी जितना ये डूबेगा उतना ही पानी यहाँ से बाहर आएगा। तो यही आपका क्या होगा, आपका जल की मात्रा यहाँ पे होगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो आपका वस्तु पर लगने वाला जो गुरुत्वीय बल होता है उत्प्लावन बल के बराबर होता है, निष्कर्ष वस्तु डूब जाएगी, ठीक है। तो आपका अगर उत्प्लावन बल जो है यहाँ पे उत्प्लावन बल आपका कम होगा और गुरुत्वीय बल अधिक होगा तो वस्तु डूब जाएगी। अगर वस्तु पर लगने वाला बल उत्प्लावन बल से कम होगा तो आपका वस्तु जो है यहाँ पे तैरती रहेगी। तो यही कारण है कि जो लोहे की कील जो है पानी में डूब जाती है लेकिन पानी का जहाज नहीं डूबता है, ठीक है। तो पानी का जहाज इसलिए नहीं डूबता है, देखिए
पानी का जहाज जो होता है वो पानी में इसलिए नहीं डूबता है क्योंकि उस पर जो बल आरोपित होता है वो आपका उत्प्लावन बल से कम होता है। लेकिन अगर कील की बात करें तो कील पर जो बल आरोपित होता है वो आपका ज़्यादा बल वहाँ पे आरोपित होता है, तो इसलिए यह देखा जाता है। आगे आ जाता है, यही कारण है कि लोहे की कील, तो यह आपका बेसिकली आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। अगला आ जाता है घनत्व। तो किसी पदार्थ का एकांत आयतन आपका द्रव्यमान घनत्व कहलाता है, ठीक है। तो किसी अगर घनत्व की बात करें तो घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन, तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ से याद रखना है। तो बेसिकली किसी पदार्थ का एकांक आयतन आपका द्रव्यमान घनत्व कहलाता है, और अगर पदार्थ का द्रव्यमान m व आयतन v है तो आपका d इक्वल टू एम अपॉन वी यहाँ पे आ जाएगा, और इसकी जो इकाई आएगी आपकी केजी मीटर, ठीक है, केजी मीटर इनवर्स क्यूब आएगी, ठीक है, यानी केजी पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे अगर मास की बात करें तो इसका जो है केजी है मात्रक, और अगर वेलोसिटी की बात करें तो मीटर क्यूब आ जाएगा। तो इस प्रकार से केजी पर मीटर क्यूब यहाँ इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने ये देखा। आगे आता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो देखिए आर्किमिडीज ने जो सिद्धांत दिया था, उन्होंने कहा था कि अगर कोई वस्तु है उसको तरल में अगर पूर्णतः या अंशतः डुबोया जाता है तो वस्तु के ऊपर की तरफ लगने वाले बल भी बल का अनुभव करती है। यह बल वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने आपको ये अभी बताया, जैसे मैंने आपको बताया, अगर ये कोई यहाँ पे जैसे कोई पिंड है, ठीक है, और यहाँ पे आपका कोई टैंक है जिसमें अगर पानी है, और अगर हम इस यहाँ से अगर पानी बाहर निकालने का एक छेद है, ठीक है, अगर यहाँ से हम इसको जितना डुबाएंगे, अगर माना हमने इतना भाग यहाँ पे डुबा दिया तो इतना ही पानी जो है क्या है, इतनी जगहों का जो पानी है वो यहाँ से आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये पानी यहाँ पे आ जाता है। तो यानी जितना बल हम उस पर आरोपित करेंगे उतना ही बल वो ऊपर की ओर यहाँ पे आरोपित करेगा, ठीक है। तो यही आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है। तो देखिए जो आर्किमिडीज के सिद्धांत होते हैं वो कहाँ पे उपयोग होते हैं। पहला यह पदार्थों के अपेक्षिक घनत्व को के लिए उपयोग होता है, ठीक है। तो जो पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व होता है बेसिकली यह यहाँ पे उसको ज्ञात करने के लिए यहाँ पे प्रयोग होता है। दूसरा पॉइंट आ जाता है, यह जलयानों और पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में प्रयोग होता है। तीसरा आ जाता है दुग्धमापी और हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ठीक है। जैसे मापी होता है, ठीक है, और लैक्टोमापी बोलते हैं जिसको, तो वो बेसिकली आपका क्या है, यहाँ पे आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। और इसी के जो है एक और उदाहरण है, इसी कारण जो है लोहे एवं स्टील का बना जलयान क्या होता है, इतना बड़ा होता हुए भी जल पर तैरता है, लेकिन एक छोटी सी पिन यहाँ पे डूब जाती है। अगला पॉइंट आता है आपका कि अपेक्षिक घनत्व। तो देखिए जो अपेक्षिक घनत्व होता है किसी पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात को अपेक्षिक घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो अगर अपेक्षिक घनत्व की बात करें तो पदार्थ का घनत्व अपॉन पानी का घनत्व, ठीक है। तो कोई भी पदार्थ का घनत्व अपॉन पानी का घनत्व आपका अपेक्षिक घनत्व यहाँ पे निकल जाएगा, और इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है जैसे पदार्थ का घनत्व आपका 10 kg है, और जो आपका पानी का घनत्व है वो भी आपका 10, अगर आपका 5 kg है, ठीक है, तो kg से तो kg कट जाएगा लेकिन आपका 2 आ जाएगा। तो बेसिकली इसका जो है कोई मात्रक यहाँ पे होता नहीं है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा यहाँ पे तो चलते हैं आगे। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, अगर आप चाहिए तो यहाँ से जो है उदाहरण वगैरह को आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज पे लेके चलता हूँ, ठीक है। तो देखिए एक्सरसाइज जो यहाँ पे दी है आपको, वो देखिए पहला दिया है आपको न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताइए, ठीक है। तो जो आपका कैपिटल जी वाला है इसका नियम आपको बताना है। दूसरा आता है पृथ्वी व पृथ्वी के पृष्ठ पर पड़ी जो एक वस्तु होगी उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का समीकरण क्या होगा, यहाँ पे ये भी आपको लिखना है। अगला आ जाएगा क्या जी स्थिरांक का मान सभी जगह बराबर होता है, ये भी मैंने आपको बताया। जी स्थिरांक का मान यस, ठीक है, होता है सब जगह समान। किसी वस्तु पर भार ज्ञात कीजिए अगर उसका द्रव्यमान 1 kg है। अगर द्रव्यमान 1 kg होगा तो उसका भार आपका 9.8 न्यूटन यहाँ पे होगा, ठीक है। अगला आ जाता है किसी वस्तु का भार जो है पृथ्वी की सतह पर 10 kg है, तो अगर पृथ्वी की सतह पर 10 kg है, अगर पृथ्वी के केंद्र पर ले जाएं तो उसका भार कितना होगा, ठीक है। तो भार जो बेसिकली आपका पृथ्वी की सतह पर 10 kg है, तो यहाँ पे पृथ्वी के केंद्र पर भी आपका भार जो है यही होगा 10 kg, ठीक है।
आगे आता है किसी भी स्वतंत्र रूप से जो है गिरती हुई वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, ये भी मैंने आपको बताया है कि 9.8 वाला। ठीक है, गुरुत्वीय स्थिरांक का मान लिखिए, ये भी बताया है। लोहे की कील पानी में क्यों डूब जाती है, ये भी अभी बताया है। एक कारक बताइए जिस पर जी निर्भर करता है, तो जी आपका बेसिकली किस पर निर्भर करता है, ये भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, आगे आता है किसी वस्तु का भार जो है ज्ञात करने के लिए कौन सी तुला का इस्तेमाल किया जाता है। तो भार ज्ञात करने के लिए बेसिकली आपका कमानीदार तुला इस्तेमाल होता है, जबकि अगर आपका द्रव्यमान ज्ञात करना है तो आपका यहाँ पे किस प्रकार की द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए आपकी भौतिक तुला इस्तेमाल होती है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ पे थे, और भी अगर आगे क्वेश्चन देखना है आपको देख लीजिए, यहाँ पे बहुत काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं, आपको ये जरूर करने हैं। आगे और बताता हूँ मैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, सेशन अच्छा लगा होगा। साइंस की जो एनसीईआरटी है इसको यार आप जरूर पढ़िए। ठीक है, 9th और 10th की अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली ना, आपका जो है 80% से ज़्यादा आपका पेपर जो है यहाँ से बन जाएगा, क्योंकि पेपर ने यहीं से आना है। अगर आप इसको स्किप करते हो तो आप जो है पूरा पेपर ही स्किप कर दोगे। वन लाइनर के भरोसे कभी मत चलिए, मैं तो आपको एक ही सजेशन दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपका साथ में साथ रिवीजन होता रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को यार लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, जिनको ज़रूरत है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं दोस्तों ऐसी दमदार वीडियो के साथ अगले सेशन में। ठीक है, तो अगले सेशन में जो हम फिजिक्स का एक और दमदार चैप्टर के साथ मिलेंगे वहाँ पे। तो उम्मीद है दोस्तों आपकी तैयारी यहाँ पे अच्छी चल रही होगी। ओके, बाय बाय।